हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप 2025 में यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको यूपीएससी के लिए जितना भी छोटा छोटा डाउट है, हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यूपीएससी का जो 2025 का एग्जामिनेशन होने वाला है तो इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए, ठीक है। यूपीएससी का जो यहाँ पर 2025 का एग्जामिनेशन होगा इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी में क्या हो रहा था ना कि जैसे कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज थे पहले यहाँ पर, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हो गया, एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी, ठीक है। फिर इसमें ईडब्ल्यूएस आ जाता है, फिर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो आ जाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब। तो ये जितने भी कैटेगरीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो इन सभी को आरक्षण मिलता है कट ऑफ में, ठीक है। साथ ही साथ इनका वैकेंसी में भी आरक्षण रहता है कि ओबीसी के लिए इतना वैकेंसी, एससी के लिए इतना वैकेंसी। तो यहाँ पर क्या होता था ना कि जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, तो वे लोग तो यहाँ पर फॉर्म भरते ही भरते थे, ठीक, कि चलो रियल में एससी कैटेगरी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि कोई बच्चा जो जनरल कैटेगरी का भी है तो वो विकलांग का सर्टिफिकेट बना ले रहा था, एससी एसटी का, क्योंकि कम कट ऑफ के चक्कर में। तो इसको लेके यूपीएससी की तरफ से निकला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसके बारे में हम यहाँ पर यूपीएससी में बात करने वाले हैं। तो इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते, इंटरव्यू पास नहीं कर लेते, अगर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि जो बच्चे यहाँ पर इस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और अगर इस सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको अपने ब्लॉक या तहसील से यहाँ से बनवाना पड़ता है। तो ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जिसको कि हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये सेंट्रल लेवल का चाहिए। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, एक आपका सेंट्रल लेवल का होता है। तो यूपीएससी में जो मांगता है वो सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं मांगता है, क्योंकि यूपीएससी एक हमारा सेंट्रल लेवल जॉब है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप सेंट्रल लेवल जो सर्टिफिकेट है तो अभी तक अगर आप नहीं बनवाए तो बनवा सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक बनवा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद जब आप मेंस के लिए जाओगे तब उस समय एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू के समय एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एक बार आपके घर पर आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि जो रजिस्ट्री ज़मीन वाला मैंने बताया था कि रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद लगता है कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने में, जाति प्रमाण पत्र को बनाने में, तो कुछ इस तरीक़ा से रहता है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए 2 स्टेट को हम ले लेते हैं, किसी एक स्टेट में जहाँ पर रजिस्ट्री ज़मीन आपके पास है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, तुरंत जाइएगा, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट 10 दिन में बन के आ जाएगा, ठीक। लेकिन जिनके पास दान पत्र ज़मीन है, ठीक है, जिनके पास दान पत्र ज़मीन है या खास महल ज़मीन है, ठीक है, तो उनको अपने ब्लॉक या तहसील से ऑफलाइन फॉर्म भर के यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो इसमें ये दलाल क्या करते हैं ना कि ज़्यादा समय लगता है, तो यहाँ पर दलाल लोग क्या करते हैं, 3000 से 4000 रुपये आपसे ले लेते हैं। और आपका मान लीजिए दान पत्र, खास महल या रेंटेड ज़मीन है, तो दूसरे का रजिस्ट्री ज़मीन का कागज़ डाल के बना देते हैं। तो अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 100% यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि एक तो आपका मेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू के समय एक डीवी होता है, फिर आपके घर पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है, खास करके जाति प्रमाण पत्र के लिए। जब घर पर आएगा आपके, अगर आप पकड़े गए कि आपका जो जाति बना है ये दूसरे के रजिस्ट्री ज़मीन पर बना है, उसमें आपका नाम ही नहीं है, और रजिस्ट्री ज़मीन जब आप बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो बहुत बच्चा बोलता है कि रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद नहीं लगता, ठीक है, उसका रसीद नहीं लगता, लेकिन आप निवास तो देते हो ना। याद रखना, जब भी आप अपना जाति बनाते हो तो उसके लिए आप अपना निवास, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देते हो, तो उसी से पता चल जाता है कि आपका जो ज़मीन है, ठीक है, वे रजिस्ट्री ज़मीन है कि नहीं है, ठीक है। अगर निवास भी देते हो तो सेम चीज़ हो रहा है, ये देने का ज़रूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र अगर आप दे रहे हो कि आप यहाँ के निवासी हो, निवास प्रमाण पत्र दे रहे हो, तो उससे भी पता चल जाता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से भी यहाँ पर आपका पता चल जाता है। यूपीएससी में फॉर्म भरने का समय जो है इसमें आपका 11 फरवरी तक है, ठीक है। तो अभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर अभी तक आपने यूपीएससी में फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं क्या वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जो अपीयरिंग है वही भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो अभी सेमेस्टर 5 में है, सेमेस्टर 6 में है, वो भी यहाँ पर यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वही अप्लाई करेंगे। तो आपको रिजल्ट कब तक आना चाहिए? रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर मेंस तक, ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम होते तक में आपका जो यूपीएससी का रिजल्ट है ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। यहाँ पर हो सके बहुत बच्चों को अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो इंटरव्यू तक का भी यहाँ पर समय दे दिया जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो काउंट जो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट है, ठीक है, प्रीलिम्स का अटेम्प्ट काउंट होता है, ठीक है, प्रीलिम्स का जो आपका अटेम्प्ट है यहाँ पर काउंट होता है। देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट है यहाँ पर अगर बात करें, और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, ओबीसी का जो अटेम्प्ट की यहाँ पर बात करें तो ओबीसी को यहाँ पर दिया जाता है टोटल 9 अटेम्प्ट। तो यहाँ पर देखिए SC ST को जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिला है, ठीक है, तो इसका ध्यान से समझिएगा। SC ST का
SC ST को जो यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया जाता है, तो इसका यहाँ एक कारण है। ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में जो SC ST कम्युनिटी है वो मात्र 50% ही एजुकेटेड है, ठीक है। 50% एजुकेटेड नहीं है। जैसे कि अगर आप झारखंड में जाते हैं, ठीक है, आप एक बार जाके विजिट कीजिए, झारखंड के किसी भी जिला में आप जाके विजिट कीजिए, तो वहाँ पर जो SC ST है ना, मात्र 10% ऐसे हैं जो कि अच्छा लाइफ जी रहे हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब है। बाकी जो है जंगल में रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, खेती करते हैं, ठीक है, तो उतना वेल डेवलप्ड ये लोग नहीं है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया जाता है। तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी जनरल वाले OBC वाले बच्चे हैं, तो आपको भी तो अटेम्प्ट मिल रहा है। जनरल वाले को कितना अटेम्प्ट मिल रहा है? जनरल वाले को 6 अटेम्प्ट मिल रहा है। अगर निकालना है तो आप 3 अटेम्प्ट में निकाल लीजिएगा, 6 अटेम्प्ट का तो ज़रूरत ही नहीं है। और OBC वाले को यहाँ पर 9 अटेम्प्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन है ये सोच समझ के रखा गया है, तो इसके पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपको यहाँ भागना चाहिए कि आपका एग्जाम कैसे निकलेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि आपका जो अभी प्री एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री को आप लोग हल्का में लेते हो कि अच्छा ये तो प्री एग्जाम ही है, ये किसी तरह भी निकल जाएगा, तो नहीं, इसी में तो आप फंस जाते हो। देखिए, प्री एग्जाम में अगर आप यहाँ पर गलती करते हो तो यहीं पर फंस जाते हो। और यहाँ पर सबसे मेन बात प्री एग्जाम में क्या होता है, ध्यान से आपको समझाते हैं। देखिए, प्री एग्जाम में जो होता है आपका 2 पेपर आता है, ठीक है। आपका जो 2 पेपर आता है, तो पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का आता है। पेपर 2 जो होता है इसमें 80 क्वेश्चन होता है, ये भी आपका 200 मार्क्स का आता है, ठीक। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। पेपर 1 के बारे में जो प्री एग्जाम है, पेपर 1 पेपर 2, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बात करें तो मेंस में जो होता है टोटल आपका 9 पेपर होता है, जिसमें आपका ऑप्शनल पेपर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर अगर देखें प्री एग्ज़ाम में, ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम में जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 है इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, और यही आपका मेरिट बनाता है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम में आपका जो कटअप जाता है इसी पर जाता है, इसी 200 मार्क्स पर आपका कटअप जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें पेपर 2, तो प्री एग्ज़ाम का जो पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम का पेपर 2 में आपको मात्र 33% मार्क्स लाना पड़ता है। इसको बोलते हैं CSAT एग्ज़ाम बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मात्र आपको 33% लाना पड़ता है 200 मार्क्स का, ये बस क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको बुक भी बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बच्चों ने मेरा बुक परचेस किया, जो बुक मैंने बताया था। मेंस एग्जाम में अगर देखें तो क्वालिफाइंग पेपर मेंस एग्जाम में भी होता है, जो कि आपका पेपर A और पेपर B रहता है। पेपर A में आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है, ठीक है। मान लो किसी को इंग्लिश आता है, इंग्लिश चूज़ करेगा, हिंदी आता है, इंग्लिश चूज़ करेगा, ठीक है। किसी को उर्दू आता है, उर्दू चूज़ करेगा, बंगाली वाला बंगाली चूज़ करेगा। किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ करके 300 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। पेपर B लेकिन यहाँ पर दिक्कत है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। पेपर B में सिर्फ इंग्लिश है यहाँ पर 300 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर देना है, इंग्लिश में ही कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 1 वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में ही पूछेगा। तो इसमें हिंदी कैटेगरी वाले बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, डायरेक्ट सिर्फ इंग्लिश दिया है। तो ऐसे भी ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन जो मेरिट में काउंट होता है, जिससे आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हो, वह आपका पेपर है पेपर 1, जिसमें आपका ऐसे आता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। पेपर 2 GS पेपर 1, जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 2 आपका पेपर 3 में जो है GS पेपर 2 है, GS पेपर 3 है, GS पेपर 4 है। अब ऑप्शनल पेपर को लेके बहुत बच्चों को डाउट है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। देखिए ये डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो आपका ऑप्शनल पेपर 1 और 2 है वो एक ही सब्जेक्ट रहता है। बहुत बच्चा क्या सोचता है कि ऑप्शनल पेपर 1 में हिंदी ले लेंगे, ऑप्शनल पेपर 2 में हिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, मान लीजिए कि हम हिस्ट्री चूज किए, ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 दोनों में हमको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी चूज़ किए, ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 दोनों में ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, किसी ऐसे सब्जेक्ट को जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है। मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया BCom में, ठीक है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट मजबूत है वह है इंग्लिश, तो ऑप्शनल पेपर 1 और 2 में हम क्या चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश ही चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शनल पेपर चलता है। अगर यहाँ पर हम बात करें सिलेबस, जो प्री एग्ज़ाम का हम बात कर रहे थे, तो मेन आपका मेन जो है आपको प्री एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई करना है। तो प्री एग्ज़ाम में देखिए जो आपका पेपर 2 है, पहले क्वालिफाइंग पेपर के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको लाना है 33% मार्क्स, ठीक है, 33% मार्क्स लाना है, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। जिसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, आपको मैथ पूछता है, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, ठीक है। मैथ जो है मात्र क्लास 10th लेवल तक का पूछा जाता है, तो आपको चिंता करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका CSAT का जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स लाना पड़ता है। इसका यहाँ पर कटअप नहीं बनता है, मेन कटअप बनता है ये 200 मार्क्स जो यहाँ पर है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी में हम आपको नॉर्मलाइजेशन भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
ठीक है। जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखो जनरल साइंस एक अलग से यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन पूछता है पेपर 1 में 200 मार्क्स का जो प्री एग्जाम है, इसी में से आपका 200 मार्क्स में से कटअप जाता है। तो इस 200 में से ही आपका यहाँ पर कटअप जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो टोटल 100 क्वेश्चन आता है। मान लो कि 100 क्वेश्चन में से आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो 80 क्वेश्चन, ठीक है, और 80 का 80 सही हो जाता है, तो आपको मिलना चाहिए था 80 गुना 2 160 मार्क्स, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत आपको 10 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, 10 से 20 मार्क्स वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर 10 से 20 मार्क्स तक आपको एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन के तहत यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर बुक्स की बात करूँ तो जो प्रीवियस ईयर के बुक्स है, ठीक है, तो वो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए जो बेस्ट बुक है, जिसको पढ़ के बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाले हैं, ठीक है। अभी मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्री एग्जाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो बेस्ट बुक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके परचेस कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वैभव जॉब, ठीक है, वहाँ पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या अधिकतर आप कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ, बहुत कम कमेंट का रिप्लाई दे पाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट का जो डाउट होगा वो सॉल्व कर दूंगा। और यूपीएससी का जो जीएस पेपर है, ठीक है, जीके, जीएस, जनरल साइंस, ठीक है, और पॉलिटी, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो प्री एग्जाम का है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो मेरे पास बुक है, मेरे पास जो यूपीएससी का बुक है, मैं उसी बुक से पढ़ाऊंगा, और उसी बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप परचेस कर लीजिएगा। अगर आप उस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप बहुत आराम से आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा समय है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप प्री एग्ज़ाम में एक बार फेल होते हैं तो वो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, इस चीज़ का याद रखिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।